वेलकम टू कोडिंग ओटीटी चैप्टर 6 है ये CSS3 का अमेजिंग एनिमेशन आप बिल्ड करने वाले हो इस वीडियो में। जो पिछले वीडियो में आपने बनाया था ना एनिमेशन, उसी में मैंने मॉडिफिकेशन किया। यहाँ देखिए शुरुआत से काउंटडाउन शुरू होगा 5 4 3 2 1, उसके बाद ये जाएगा तब आपका ये नैव बार दिखेगा इतना अच्छा, रजिस्टर नाउ का बटन ऐसा दिखेगा, कोडिंग ओटीटी ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके के एनिमेशन को आप अचीव करोगे। और साथ ही साथ देखिए जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नैव बार स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नैव बार आपका स्टिकी है ना। और नैव बार में ब्यूटीफुल शैडो भी है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। VS कोड में आ जाइए, ऐप वाले प्रोजेक्ट को जो पिछले वीडियो में आपने बनाया था उसे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। index.html को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए ये जो हेडर है ना, इसी के ठीक पहले नैव बार को पहले बनाइएगा। तो नैव बार को बनाने के लिए मैंने नैव टैग को शुरू करके बंद किया, H1 का इस्तेमाल किया। ऐसे राइट कर देता हूँ कोडिंग OTT। फिर इसके बाद एक div टैग शुरू करता हूँ। इसके अंदर मैंने UL टैग को शुरू करके बंद किया, फिर li टैग को शुरू करके बंद करेंगे, फिर एंकर टैग को शुरू करके बंद करेंगे। href का वैल्यू हैश डिफाइन कर दीजिए। क्लिक करने का जो पेज खुलने वाला है ना, अगर वो आपके पास नहीं हो तो हैश दे देना चाहिए href के वैल्यू में। जो UL है उसमें आप क्लास का कुछ वैल्यू दे दो, जैसे मैंने क्लास का वैल्यू या ID का वैल्यू दे दीजिए नैव के नाम से। कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने मल्टीपल टाइम्स। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा ये कुछ। इसका फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि मैंने H1 से सेलेक्ट करके इसको डिज़ाइन किया था। तो हमें इस चीज़ को सही करना होगा। जो नीचे में हेडर में H1 है ना, आप इसमें ID का कुछ वैल्यू दे दो, जैसे मैंने हेडिंग डिफाइन कर दिया। अब जो H1 सेलेक्ट करके हमने इसे कोड किया था उसको चेंज कर देंगे। ये रहा CSS फाइल, ये रहा H1। आप इसमें ऐसे सेलेक्ट कर लो हेडिंग। तो अभी क्या होगा, जब आप इसे रन करोगे तो इसी पे बड़ा साइज़ वाला इफेक्ट लागू होगा, इस H1 पे लागू नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, जहाँ जहाँ H1 था सब में लागू हो रहा था वो चीज़। जब भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो आपको बॉक्स साइजिंग ज़रूर इस्तेमाल करना है सारे एलिमेंट के लिए। तो CSS वाले फाइल के अंदर बॉक्स साइजिंग का वैल्यू सेट कर दीजिएगा, border-box। इससे क्या होगा, पैडिंग की वजह से विड्थ हाइट जो बढ़ता है ना वो नहीं बढ़ेगा। ओके, आप प्रैक्टिस कर चुके हो इससे पहले। अब इसको डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा। वापस आइए index.html में। ये जो div टैग है ना, इसके बाद एक और बटन टैग को शुरू करके बंद कीजिए और यहाँ पे राइट कर दीजिए रजिस्टर या रजिस्टर नाउ, ऐसे राइट कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ सेम ऐसा दिखा इस बटन जैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बटन टैग से ही सेलेक्ट करके डिज़ाइन कर दिया था विजिट नाउ वाले बटन को। तो index.html में जो विजिट नाउ वाला बटन होगा ना, उसमें कुछ ID का वैल्यू दे दीजिएगा, जैसे मैंने विजिट डिफाइन कर दिया। अब CSS वाले फाइल में जो बटन को आपने सेलेक्ट किया था ना, उसको डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, विजिट के आधार पे ऐसे। तो अब क्या होगा, जो डिज़ाइन इसमें लागू हो रहा था ना वो वैसे ही रहेगा, लेकिन बाकी का जो बटन बनेगा ना उसमें कोई डिज़ाइन नहीं आएगा। पहले जहाँ जहाँ बटन होता सब में ऐसा ही डिज़ाइन लागू होता, क्योंकि मैंने बटन को सेलेक्ट करके कोड किया था वहाँ पे। ठीक है, अब इस पे काम करेंगे। इसको डिज़ाइन कीजिए। सबसे पहले तो HTML वाले फाइल में कुछ ID वैल्यू दे दीजिएगा, ये जो बटन है ना इसमें। तो जैसे मैंने, या आप ID वैल्यू नहीं भी दोगे फिर भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि जो नैव टैग के अंदर बटन है ना वो डिज़ाइन हो। इस तरीके से हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ID वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। UL में जो हमने ID का वैल्यू नैव दिया है ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे डिफाइन कर देंगे कि जो नैव के अंदर UL बंद है उसमें डिज़ाइन हमारा लागू हो। ठीक है, मैं कोड करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले नैव में फ्लेक्स अप्लाई करेंगे ताकि तीनों को तीन जगह पे दिखा सके। मुझे हॉरिजॉन्टली तीनों को अलग अलग अरेंज करना है। तो हेडर के पहले मैंने नैव को सेलेक्ट किया। ज़रूरी नहीं है, हेडर के बाद भी सेलेक्ट हो सकता है CSS में, लेकिन यहाँ देखिए HTML में सीक्वेंस ऑर्डर होता है ना कोड लिखने का। पहले नैव आपने लिखा, फिर आपने हेडर लिखा, इसलिए सीक्वेंस ऑर्डर में ही यहाँ CSS में भी कोड कीजिए। पहले मैंने नैव को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हेडर का कोड होगा। बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा व्हाइट। इसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा फ्लेक्स। सेव करके रन करेंगे तो तीनों हॉरिजॉन्टली दिखा। अब इसके बाद जस्टिफाई हाइफन कंटेंट का इस्तेमाल कीजिए, स्पेस हाइफन इवनली पास कर दीजिए। ऐसा करने से लेफ्ट में, राइट में और बीच में इक्वली स्पेस आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। अलाइन आइटम से सेंटर पास कर देंगे ताकि वर्टिकली सेंटर में दिखाई दे। इस तरीके से सेव करके रन कीजिए।
अब इस पे काम करेंगे ULLI पे। तो जो नैव के अंदर ULLI है ना उसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसे सीधे UL दीजिएगा तो पूरे पेज में जहाँ जहाँ UL होगा सब काम करेगा। लेकिन अभी क्या होगा, वही UL में ये प्रॉपर्टी लागू होगा जो नैव के अंदर बंद है। सबसे पहले बुलेट्स को हटाइए। तो यहाँ देखिए ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, उसे हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का वैल्यू नन कर दीजिएगा। ऐसा करने से डॉट हट जाएगा। हट गया। अब सबको एक लाइन में दिखाना है तो UL के अंदर जो LI है ना उसको सेलेक्ट कीजिए। आप पहले क्या करते थे CSS2 में UL में डिस्प्ले फ्लेक्स देते थे तो अपने आप सब एक लाइन में दिखता था, लेकिन कभी भी UL में डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दीजिएगा, आगे दिक्कत होगा मेन्यू को कंट्रोल करने में। पता चल जाएगा पढ़ते पढ़ते। जब भी UL के LI को एक लाइन में दिखाना होगा ना तो UL के LI को सेलेक्ट करेंगे और इसका वैल्यू सेट कर देंगे इनलाइन हाइफन ब्लॉक। सेव करके रन कीजिए। देखिए सारा LI एक लाइन में आ गया। अब जो अंडरलाइन आ रहा है ना और टेक्स्ट का कलर, उस पर काम करेंगे। तो देखिए जो नैव के अंदर UL है, UL के अंदर जो LI है उसके एंकर टैग को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा नन। ऐसा करने का मतलब है अंडरलाइन चला जाएगा। अब आप फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर लो। मैंने फॉन्ट फैमिली का वैल्यू वर्दाना सेट कर दिया। फिर इसके बाद कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। #323232 ये कलर सेट कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करेंगे तो फॉन्ट साइज का वैल्यू दे दीजिएगा 16 पिक्सल। सेव करके रन करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 15 पिक्सल कर दीजिए। हाँ अब छोटा हो गया। जो एंकर टैग है ना उसमें थोड़ा सा पैडिंग दीजिए। जैसे ये एंकर टैग है आप इसमें पैडिंग का इस्तेमाल करो। टॉप बॉटम मैंने दे दिया 24 पिक्सल, लेफ्ट राइट मैंने दे दिया 32 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखाई दिया। लेफ्ट राइट काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा करते हैं ना चारों दिशा से 24 पिक्सल ही दे देते हैं। इस तरीके से रन कीजिए। ठीक है लगभग। अब इस पे मुझे ओवर इफेक्ट ऐड करना है जो एंकर टैग है ना उस पर। तो सेलेक्ट कर लीजिए एंकर टैग को ओवर। और इस तरीके से हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही एंकर टैग सेलेक्ट होगा जो नैव के UL के LI के अंदर बंद होगा। सीधे एंकर टैग आप सेलेक्ट करोगे ना तो पूरे पेज में जहाँ जहाँ एंकर टैग होगा सब में ये चीज़ काम करेगा। बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए। मैंने बैकग्राउंड का वैल्यू ये कलर सेट कर दिया। इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है ना उसको चेंज कर दीजिए। तो ओवर करने पे ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा आपका बैकग्राउंड और ये हो जाएगा टेक्स्ट का कलर। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इस रजिस्टर नाउ को डिज़ाइन कीजिए। तो जो नैव के अंदर बटन सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसी बटन पे फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं पैडिंग देता हूँ 24 पिक्सल लेफ्ट राइट और 32 पिक्सल टॉप बॉटम। सेव करके रन कीजिए। काफ़ी बड़ा हो गया ये। ऐसा कीजिए 24 पिक्सल लेफ्ट राइट कर दीजिए और टॉप बॉटम कर दीजिए 16 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। अब ठीक है रजिस्टर नाउ। बॉर्डर को हटाइए। तो बॉर्डर का वैल्यू नन कर देंगे तो ऐसा करने से बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है हट गया। ये जो है ना इसको बढ़ाइए फिर से 32 पिक्सल कीजिए लेफ्ट राइट। सही है। अब अंदर में जो फॉन्ट है ना उसका वेट चेंज कीजिए, बोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। फिर फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए। 18 पिक्सल फॉन्ट साइज़ कर दीजिए। रन कीजिए। ऐसा दिखा। कलर चेंज कर दीजिए इसका। तो बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दे दीजिएगा और बैकग्राउंड कलर ये दे दीजिए डीप पिंक। सेव करके रन कीजिए। इसके अंदर का टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू वाइट दे दीजिए। रन कीजिए। आ गया। हमें नैव बार का थोड़ा सा हाइट बढ़ाना चाहिए ताकि ये जो रजिस्टर वाला बटन है ना इसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस हो। तो ये जो नैव बार है ना आप इसमें हाइट का इस्तेमाल करो। मैंने 80 पिक्सल हाइट दे दिया। सेव करके रन कीजिए। ठीक है 80 पिक्सल हाइट इसका। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे कोडिंग OTT को। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो H1 नैव के अंदर होगा उसी का फॉन्ट हाइफन फैमिली चेंज हो जाएगा सैंस हाइफन सेरिफ में। इस तरीके से सेव करके रन कीजिए। आ गया। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। फॉन्ट हाइफन साइज़ का वैल्यू दे दीजिए 24 पिक्सल। रन कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 32 पिक्सल कर दीजिए। हाँ अब ये जो OTT है ना इसका कलर चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ नैव में आओगे, फाइंड कीजिए कि कहाँ पे हमने OTT राइट किया। ये रहा। पहले तो स्पेशली इसको इस किसी टैग से लॉक कीजिए। जैसे मैंने फॉन्ट टैग से लॉक किया। जब भी कोई टेक्स्ट के बीच में से किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो ना तो उसको फॉन्ट से लॉक कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप CSS इस्तेमाल करो। सिर्फ कलर चेंज करने के लिए आपने किया है ना तो सीधे फॉन्ट टैग इस्तेमाल करके यहाँ पे कलर का वैल्यू दे दीजिए। देखिए मैंने ये कलर का नेम दे दिया डॉजर ब्लू। सेव करके रन करेंगे। आ गया।
मुझे बॉडी में थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल बार चाहिए। पहला तरीका है कि हम कंटेंट को बढ़ा दें, दूसरा तरीका है कि बॉडी का हाइट बढ़ाएंगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए बॉडी का हाइट बढ़ाइए, वैसे बढ़ाना नहीं चाहिए, हम हटा देंगे, ये टेम्प्रेरी है, हमें सिर्फ स्क्रॉल बार से रिलेटेड कुछ काम करना है ना, इसलिए मैंने हाइट का वैल्यू 2000 पिक्सल ऐसे डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, बॉडी का हाइट बढ़ेगा जिसकी वजह से स्क्रॉल बार आएगा। देखिए स्क्रॉल करने के बाद नैव बार छिप गया, मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल करने के बाद नैव बार अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो उसके लिए नैव बार में पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा स्टिकी। तो अब क्या होगा, अब जब आप पेज रिलोड करोगे ना और इसको ऐसे करोगे, इसके बाद टॉप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 0 और लेफ़्ट का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 0। याद रखिए पोजीशन स्टिकी दे रहे हैं ना, तो विड्थ का वैल्यू सेट करना होगा 100%। ऐसे सेव करके रन कीजिए। अब देखिए, अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देख रहे हैं ना, नैप बार अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन नैप बार के ऊपर जा रहा है ये कोडिंग ओटीटी, ये नैप बार के अंदर जाना चाहिए। तो इसके लिए नैप बार में जेड इंडेक्स का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका वैल्यू ज़्यादा रखिएगा, जैसे कि 1000। अब देखिए अब क्या होगा, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नैप बार सबसे ऊपर दिखेगा और उसके नीचे ये जाएगा स्क्रॉल करने पे। हमें नैप बार में थोड़ा सा शैडो चाहिए, तो बॉक्स हाइफन शैडो का इस्तेमाल कीजिए। 0 पिक्सल, 16 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGB फॉर्मेट में कलर पास कर दीजिएगा 0.5। तो RGB 000 मिक्स करेंगे तो ब्लैक कलर बनेगा, और ब्लैक कलर में मैंने ओपेसिटी पास कर दिया 0.5। रन कीजिए, ये देखिए शैडो आ गया। कलर और हल्का कीजिए, 5 पिक्सल दोनों जगह खींचिएगा, ओपेसिटी दीजिएगा 0.1। ठीक है, ये देखिए। अब इस काउंटडाउन पे काम करेंगे, ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, वो ब्लू वाला डब्बा डिज़ाइन करना होगा। HTML वाले पेज में आ जाइए, नैव और डिव के बाद, मतलब हेडर वाले डिव के बाद एक और डिव को शुरू करके बंद कीजिए। इसमें ID का वैल्यू सेट कर दीजिएगा ओवरले। अब इसके अंदर H1 को शुरू कीजिए, ID का वैल्यू सेट कर दीजिएगा इसमें 1, इसमें राइट कर दीजिए 5, कॉपी पेस्ट कीजिए मल्टीपल टाइम्स, नंबर को चेंज कर दीजिएगा, फिर ID वैल्यू चेंज कर देंगे। पहले में ID वैल्यू 1 है तो दूसरे में ID वैल्यू 2 देंगे, फिर इसके बाद 3 दे देंगे, 3 के बाद 4 दे दीजिएगा और 4 के बाद 5 दे दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ओवरले के अंदर एक और डिव बनाना है आपको। इस डिव के अंदर आपका सारा H1 होगा। ये जो डिव होगा ना, ये वाला, इसमें आप ID का वैल्यू सेट कर दीजिएगा सर्कल। ओके, तो सेव करके रन करने पे वो ठीक से अभी नहीं दिखेगा, आपको उसको डिज़ाइन करना होगा। style.css में आ जाइए, यहाँ पे की फ्रेम्स के ठीक पहले मैं ओवरले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। विड्थ का वैल्यू दे दीजिएगा 100%, हाइट का वैल्यू दे दीजिएगा 100%। पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा फिक्स्ड, टॉप का वैल्यू 0 और फिर लेफ़्ट का वैल्यू 0। इसके बाद बैकग्राउंड सेट करना है ग्रेडियंट वाला। तो इस वेबसाइट पे आइएगा, CSS ग्रेडियंट पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। वेब ग्रेडियंट के अंदर ये वाला चूज़ करना है आपको। कॉपी CSS पे क्लिक कीजिएगा, इसके CSS का कोड कॉपी हो जाएगा। यहाँ सीधे लिखिएगा बैकग्राउंड, रन कीजिए, ऐसा दिखा। लेकिन देखिए ये नैव बार के नीचे है, नैव बार के ऊपर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नैव बार है ना, उसमें जेड इंडेक्स का वैल्यू 1000 है ना, तो 1000 से ज़्यादा जेड इंडेक्स आपको इसमें देना होगा, तब जाकर वो नैव बार को भी ढक देगा, मतलब नैव बार के ऊपर तब जाकर दिखेगा वो। तो जेड हाइफन इंडेक्स का इस्तेमाल कीजिए। नैव बार में 1000 है, आप इसको 1001 कर दो, सेव करके रन कीजिए। देखिए नैव बार के ऊपर आ गया। अब एक सर्कल के अंदर ये चीज़ दिखना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एलिमेंट वहाँ पे सेट कर दिया है डिव के नाम से, जिसमें ID का वैल्यू सर्कल है। तो विड्थ का वैल्यू दे दीजिएगा 300 पिक्सल, हाइट का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर या सीधे बैकग्राउंड लिखेंगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए वाइट। गोलाकार दिखना चाहिए तो बॉर्डर रेडियस का वैल्यू 50% दे दीजिए, तो अपने आप गोलाकार दिखेगा, ये सेंटर में आना चाहिए। तो ये सर्कल इसके अंदर बंद है। आप इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेट कर दीजिएगा सेंटर, और फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स का वैल्यू सेट कर दीजिएगा सेंटर। रन कीजिए, आ गया। अब ये सारा टेक्स्ट इस वाइट वाले डब्बे के अंदर सेंटर में जाना चाहिए। तो वाइट वाला जो डब्बा है ना, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर कर देंगे, फिर अलाइन आइटम्स का वैल्यू सेंटर कर देंगे। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सब सेंटर में चला जाएगा। आ गया। अब टेक्स्ट को डेकोरेट कीजिए,
तो जो H1 सर्कल के अंदर बंद है ना उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए, सैंस हाइफन सेरिफ दे दीजिएगा। फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए 180 पिक्सल, इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। अब इसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा एब्सोल्यूट। सेव करके रन कीजिए। एग्जैक्टली मुझे यहीं पे दिखाना था, एक ही जगह पे सारा नंबर दिखाना था, ठीक है। अब आप ओपेसिटी का इस्तेमाल करो, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए 0। सब हाइड हो जाएगा ऐसा करने से। अब एक एक करके सबको अलग अलग शो करना है आपको, तो सबको एक बार में हाइड करना था इसलिए मैंने H1 से सेलेक्ट किया। अब सबको अलग अलग एक एक करके शो करना है, तो अब हम सेपरेट इनके आईडी से सेलेक्ट करेंगे। तो पहले H1 में आईडी का वैल्यू क्या है 1। आप क्या करोगे, इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, इसका कुछ नाम डिफ़ाइन कर दीजिए। जैसे मैंने एनिमेशन का नाम डिफ़ाइन कर दिया शो, 1 सेकेंड डिफ़ाइन कर दीजिएगा नाम, ड्यूरेशन दे दीजिए 1 सेकेंड। अब नीचे में की फ्रेम्स का इस्तेमाल कीजिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया शो वाले एलिमेंट को। फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिए, ओपेसिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफ़ॉल्ट रूप से 0 रखेंगे और 2 में ओपेसिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 कर देंगे। सेव करके रन कीजिए। देखिए सिर्फ 5 नंबर दिखा, अब 4 दिखना चाहिए। तो 4 वाला में आईडी का वैल्यू 2 डिफाइंड है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए 2। लेकिन अभी क्या होगा, दोनों एक साथ दिखेगा। ये देखिए 5 4 एक साथ दिखा। हम क्या करेंगे, जो पहला वाला एनिमेशन है ना उससे थोड़ी देर बाद, मतलब जब वो हो जाएगा तब इसे शुरू करेंगे। तो एनिमेशन डिले 1 सेकेंड। देखिए पहला वाला 1 सेकेंड में ख़त्म हुआ, दूसरा वाला भी 1 सेकेंड में ख़त्म होगा, लेकिन ये स्टार्ट ही होगा 1 सेकेंड के बाद, क्योंकि एनिमेशन डिले 1 सेकेंड है। तो अभी देखिए पहला वाला आया, फिर चला गया, तब दूसरा वाला आया। अब तीसरा में डिफ़ाइन कीजिए, सेव करके पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। थर्ड ड्यूरेशन यही रहेगा, डिले हो जाएगा 2 सेकेंड का। तो पहले वाला 1 सेकेंड में ख़त्म हुआ, दूसरा वाला 1 सेकेंड के बाद आएगा, तो 2 सेकेंड तो दोनों मिलाकर कंज्यूम हो गया, इसलिए तीसरा वाला 2 सेकेंड के बाद हम शुरू करेंगे। फिर चौथा वाला कितने देर के बाद शुरू करेंगे, 3 सेकेंड के बाद। यहाँ राइट कर दीजिए 3 सेकेंड, यानी कि इसके बाद 5 वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको 4 सेकेंड के बाद शुरू करेंगे, समझे। सेव करके रन कीजिए। 5 देखिए 5 के बाद 4 3 2 1। अब इसके बाद इसको हाइड कर देना है, जो मेन डब्बा है ना ब्लू वाला उसको। तो मेन डब्बा ये हो गया ओवरले के नाम से। आप इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, इसका नाम सेट कर दीजिए हाइड, ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड। यहाँ पे की फ्रेम्स का डिक्लेरेशन कीजिए हाइड के नाम से। फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिए, ओपेसिटी का वैल्यू 1 होगा क्योंकि पहले से ये दिखना चाहिए, और 2 में ओपेसिटी का वैल्यू 0 कर दीजिएगा, इस तरीके से। सेव करके रन कीजिए। लेकिन देखिए वापस ये इसी जगह पे पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एनिमेशन जहाँ तक पहुंच गया है ना वहाँ तक हमें रोकना होगा, यानी कि प्रीवियस स्टेट में उसको जाने से रोकना होगा। तो ओवरले वाले में जो हमने हाइड दिया है ना एनिमेशन का नेम, उसी में फॉरवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर दो। तो एनिमेशन जहाँ तक लाकर आप रोक दोगे वहीं पे ये रुक जाएगा। हमने ओपेसिटी का वैल्यू 0 करके रोक दिया है, तो वहीं पे रुक जाएगा। वेट कीजिए, हाइड नहीं हुआ, अच्छा फॉरवर्ड्स राइट कीजिएगा, सेव करके रन किए। देखिए शुरू में ही हाइड हो गया, शुरू में हाइड नहीं होना चाहिए था। वो जो काउंटडाउन था ना वो ख़त्म हो जाए उसके बाद हाइड होना चाहिए था। तो आप इसी में एनिमेशन हाइफन डिले का इस्तेमाल करो। काउंटडाउन आपका 4 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा, तो 4 सेकेंड के बाद इसको हाइड कीजिए, सेव करके रन कीजिए। देखिए 5 4 3 2 1। थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हैं, 4.5 कर दीजिए डिले में, फिर से रन कीजिए। 5 4 3 2 1। देखिए अब सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए ये टेक्स्ट वगैरह किसी पे क्लिक नहीं कर पा रहे हो, नहीं ना हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ओवरले वाला डब्बा अभी भी है, बस उसका कलर चला गया है। ओवरले वाले डब्बे को हमेशा के लिए हटा देना है आपको कलर हटाने के बाद। तो ये जो हाइड में 2 के अंदर ओपेसिटी का वैल्यू हमने 0 किया है ना, इसके बाद डिस्प्ले का वैल्यू नन कर दीजिए। तो पहले तो कलर जाएगा, उसके बाद वो डब्बा ही चला जाएगा, इसकी वजह से वो सही से काम करेगा। वेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इस पर कर्सर काम कर रहा है, पहले नहीं काम कर रहा था क्योंकि पहले डब्बा इसी के ऊपर था, बस उसका कलर नहीं था। लेकिन अब कलर भी गया डब्बा का और डब्बा चला भी गया डिस्प्ले नन की वजह से। वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।